आज के इस लेक्चर में जो हमें पढ़ना है वो विषय है राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा, बीए सेकंड सेम फर्स्ट ईयर। आज का लेक्चर आरंभ करते हैं। तो राजभाषा के बारे में आज हमें पढ़ना है और राष्ट्रभाषा के। तो राजभाषा क्या है, देखिए। राजभाषा एक पारिभाषिक शब्द है, यानी जिसे परिभाषित किया जा चुका है, पारिभाषिक शब्द है। और इसका क्या अर्थ है राजभाषा का? सरकारी राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो वो भाषा जिसे सरकार प्रयोग करती है, यानी कि सरकार जो सरकारी काम के लिए भाषा का प्रयोग करती है, सरकार जिस भाषा का प्रयोग अपने कामकाज के लिए करती है उस भाषा को हम कहते हैं राजभाषा। हिंदी में राजभाषा शब्द अंग्रेजी के ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी जिसे आप अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज बोलेंगे उसे हिंदी में हम कहते हैं राजभाषा। तो यही बात ये कह रहा है कि हिंदी में राजभाषा शब्द अंग्रेजी के ऑफिशियल लैंग्वेज के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। यानी कि आप अंग्रेजी में अगर बात करेंगे तो आप इसे जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी में उसे हम बोल देते हैं राजभाषा। इस शब्द प्रयोग कानूनी तौर पर स्वतंत्र भारत के संविधान में सर्वप्रथम किया गया। यानी जो शब्द है राजभाषा, इस राजभाषा शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है संविधान में किया गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसका पर्याय माना गया था राजभाषा, जो हमारे संविधान में लिखा गया सबसे पहले। भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की रक्षा करने के जो अनेक साधन हैं उसमें राजभाषा की स्वीकृति प्रशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जब हम स्वतंत्रता मिली और एक हमारी जो राष्ट्रीयता है, यानी हम जो भारतीय है, हमारे राष्ट्र के जो नागरिक हैं, तो इस राष्ट्रीयता को अपनाने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए जो हमारे अनेक और साधन है, जो हमारी संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसके साथ एक भाषा भी जो है हमारी राष्ट्रीयता के साथ जुड़ा हुआ है। और यही बात ये कह रहा है कि उसमें राजभाषा की स्वीकृति प्रशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रशासन है, सरकार है, सरकारी कार्य हैं, वो सारे राजभाषा में होंगे। और राजभाषा जो है अपने देश की भाषा में वो, तो ये एक अच्छी बात है। जिस भाषा के द्वारा केंद्र, यानी जो प्रशासन संबंधी कार्यभार संभाले और संचालन करे, वही राजभाषा है। यानी जो केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय कार्यालय है, केंद्र जो अपना सारा काम करती है, जिस भाषा में करती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। आज जनतंत्रात्मक समाजवादी व्यवस्था पर आधारित स्वतंत्र शासन का युग है, जहां सरकार, विधानमंडल, प्रशासन सभी जनता के सेवक मात्र है। ये सामान्य सी बात कर रहा है कि जो आज हमारा स्वतंत्र शासन है, कि जहाँ पे जनतंत्रात्मक समाजवादी, कि जहाँ पर जो है समाज जो है, समाज की भलाई के लिए सरकार है और जो लोग जिसे चुनते हैं, तो ऐसी सरकार जो जनता के लिए सेवक है, उसके लिए राष्ट्रभाषा का होना जरूरी है, राजभाषा का होना जरूरी है। तो एक राजभाषा के द्वारा ही केंद्र सरकार प्रशासन का कार्य कर समस्त जनता पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि केंद्र जो है उसकी एक राजभाषा होनी आवश्यक है, जिससे कि वो सारे लोगों तक अपनी जो मत है वो पहुंचा सके और उसके ऊपर जो है व्यापक प्रभाव डाल सके। भारत का संविधान अध्याय 17 अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी। अब ये क्या कह रहा है, देखिए कि भारतीय संविधान जो है उसमें जो उसकी धारा है और अध्याय है उनके बारे में ये बता रहा है। तो जो अध्याय 17 है भारतीय संविधान का, अध्याय 17 या जिसे भाग 17 आप बोलते हैं, उसमें जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है वो भाषा के बारे में है। उसमें हिंदी भाषा को लेकर प्रावधान दिए गए हैं। और उस 343 जो धारा है, अनुच्छेद जो है 343, उसमें ये कहा गया है कि जो संघ है, यानी जो केंद्र है, जो सभी राज्यों से मिलकर बना है, उसकी जो राजभाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी। यानी उसकी जो भाषा है, राजभाषा है,
वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। यही बात इस लाइन में कह रहा है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी, कि राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। यहाँ संघ की राजभाषा से तात्पर्य संघ के विधानांग यानी जो विधान अंग है, यानी जो विधान पालिका जैसे बोलते हो आप, जो कानून बनाने का कार्य करते हैं। कार्यांग यानी कार्यपालिका जैसे बोलते हैं, जो मंत्रीगण हैं। न्यायांग यानी जो न्यायपालिका है। आदि प्रमुख अंगों के कार्यकलाप में प्रयुक्त भाषा से है, यानी राजभाषा वो भाषा है जो विधानमंडल में प्रयुक्त की जाती है, कार्यपालिका द्वारा प्रयुक्त की जाती है और न्याय में भी प्रयुक्त की जाती है। अब इसकी हम एक दो परिभाषा देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी जो बुक में दी है वो परिभाषा भी देख सकते हैं। जैसे एक विद्वान ने कही है, और ये बात हम पढ़ भी चुके हैं, कि देश की राजकीय व्यवस्था के राजकाज को चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। और इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं, लेकिन उनका मतलब जो है, अर्थ जो है वो हमने पढ़ा वही बनेगा। अब ये की परिभाषा जो मैंने लिखी है ये भी आप देख सकते हैं, यही बात है जो ऊपर पढ़ी हमने। तो डॉक्टर दंगल झाल्टे के अनुसार ये क्या कहते हैं, देखिए, किसी भी प्रकार की सरकार के, यानी सरकार किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो समाजवादी हो या और किसी भी प्रकार की हो, जनतांत्रिक हो चाहे, तो उसके विधानांग यानी जो विधानमंडल है, कार्यांग यानी जो कार्यपालिका है, न्यायांग के कार्यकलाप के लिए, यानी ये जो तीनों अंग है, विधान पालिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये तीनों जो कार्य करते हैं उसके लिए माध्यम के रूप में प्रयुक्त संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा ही राजभाषा कहलाती है। कि ऐसी भाषा जिसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका के में जो प्रयोग की जाए माध्यम के रूप में, उस भाषा को हम कहते हैं राजभाषा। ये अपना राजभाषा का यहाँ पे इतना हमें समझ आ जानी चाहिए। साधारण शब्दों में मैंने बता दिया आपको, और ये जो लिखा हुआ ये भी बता दिया। यानी अगर हम बिल्कुल साधारण शब्दों में बात करें कि यानी कार्यालयी भाषा आप कह सकते हो, वो भाषा जिस भाषा में सरकार अपने सारे जो सरकारी काम है, राजकीय काम है, जिस भाषा में करती है वो भाषा है राजभाषा। उपयुक्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है कि जितना हमने पढ़ा है ऊपर, उस सब चीज़ों से ये स्पष्ट होता है कि सरकारी कामों, कार्यालयी पत्राचार, प्रशासनिक कार्यों, आदेशों, टिप्पणी आदि कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग की बात भारतीय संविधान में अंकित है। कि हाँ, यहाँ पे जो है राजभाषा जो हिंदी है उसका प्रयोग किया जाएगा, हिंदी का, ये बात जो है संविधान में लिखी गई थी, उस समय ये लिखी हुई है। इस आधार पर हमारी राजभाषा अथवा कार्यालयी भाषा हिंदी है, जिसका प्रयोग केंद्रीय सरकार यानी संघ जो है प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने में विशेष रूप से किया जाना चाहिए। तो ये हमारी जो एक निष्कर्ष हो गया कि ये जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये बात है ऊपर जो हमने पढ़ी है, इतनी बातें से ये बात स्पष्ट है कि संविधान में ये बात कही गई है कि इन कामों के लिए हम हिंदी का प्रयोग करेंगे, और जो केंद्र है वो इनके लिए प्रशासनिक कार्य में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बात संविधान में लिखी हुई है। अब देखिए दूसरा जो बिंदु है अपना, हम राष्ट्र भाषा पढ़ेंगे। राजभाषा हम पढ़ चुके हैं, राजभाषा क्या है और संविधान के बारे में इसमें क्या प्रावधान है वो पढ़ चुके हैं, और बाकी आप अपने बुक में भी देख लेंगे। कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आगे है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? अब देखिए, एक राजभाषा कार्यालयी भाषा या प्रशासनिक भाषा है, उसके विपरीत राष्ट्रभाषा क्या चीज़ है? तो राष्ट्रभाषा का अर्थ राष्ट्र की भाषा से बिल्कुल साधारण, जिसमें जुड़ा हुआ है राष्ट्र, उसमें जहाँ राजभाषा यानी राजकीय भाषा आप कह सकते हो, सरकारी भाषा, सरकारी काम के लिए प्रयुक्त की जाती है। यहाँ है राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा, जो राष्ट्र की भाषा है, राष्ट्रीय काम में प्रयुक्त की जाती है। राष्ट्रीय काम यानी राष्ट्र से मतलब है, आगे हम पढ़ेंगे क्या है। शब्दार्थ की दृष्टि से, कि अगर हम इस शब्द के अर्थ को देखें, सिर्फ राष्ट्रभाषा इसके अर्थ की करें हमको क्या है, देखिए, तो शब्दार्थ की दृष्टि से किसी राष्ट्र में जितनी भी भाषाएं प्रचलित है वे सभी राष्ट्रभाषाएं कही जा सकती है। यानी अगर इसके सिर्फ जो ये शब्द हम पढ़ते हैं राष्ट्रभाषा, सिर्फ इस शब्द की बात करें कि शब्द का अगर शब्दार्थ जो है, शब्द का अर्थ क्या निकलता है, तो इस शब्द के अर्थ की दृष्टि से हम देखें तो जितनी भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, बांग्ला हो, ये सभी की सभी हम इसे राष्ट्रभाषाएं बोल सकते हैं इस शब्द के दृष्टिकोण से देखा जाए राष्ट्रभाषा। परंतु लेकिन पारिभाषिक अर्थ जो हम इसको परिभाषित कर चुके हैं कि इस शब्द का जो ये शब्द है राष्ट्रभाषा, इसका हम क्या अर्थ लेंगे, ये जो परिभाषिक अर्थ है, पारिभाषिक अर्थ है, इसमें क्या कहता है
किसी राष्ट्र में प्रचलित अनेक भाषाओं में से, जैसे हमने पढ़ा ऊपर गुजराती, मराठी, बांग्ला, और भी पढ़ सकते हैं, असमिया है, जैसे कर मलयालम है, ऐसे और भी। तो इस प्रकार ये अनेक भाषाएं हैं, इनमें से वही भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो सकती है जो समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांध सकती है। यानी जो एक तरीके से ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र को कहीं ना कहीं अपनी भाषा रूप में प्रयुक्त हो, एक छोटे से दायरे में सीमित ना हो, पूरे भारत के लोगों के लिए जो कुछ न कुछ मायने रखती है, ऐसी भाषा को जो भावना के सूत्र में उनको भावात्मक एकता में बांधती है, उस भाषा को हम कह सकते हैं राष्ट्रभाषा। जब हम स्वतंत्रता की बात, सेनानी जब लड़ रहे थे, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय हर एक जो अपने नेता थे उन्होंने भी हिंदी का पक्ष दिया था राष्ट्रभाषा के रूप में, कि राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। क्योंकि अगर आप और भाषाओं की बात करो, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, बांग्ला हो, तो वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती थी। उनका जो क्षेत्र था वो सीमित था, कि अगर मराठी की बात करो, सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित थी वो। जबकि हिंदी जो है हर जगह बोली और समझी जा सकती थी, इसीलिए उन्होंने इसको चुना था। और राष्ट्रभाषा से तात्पर्य यही है कि अगर इसका शब्द का अर्थ लगाएं तो जितनी भी भाषाएं राष्ट्र में बोली जाती है वो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा होगी, क्योंकि वो राष्ट्र में बोली जाती है। लेकिन जो इसका पारिभाषिक अर्थ है, जो परिभाषित किया जा चुका है, उसका अर्थ यही है कि वह होगी जो एक तरीके से राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांध सकती है। ऐसी भाषा को ही हम क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा कहेंगे। राष्ट्रभाषा जैसा कि नाम से ही प्रकट है, उस भाषा को कहेंगे जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण देश में विचार विमर्श हो सके। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप छोटे से क्षेत्र में ही उस भाषा से काम चला सके, ऐसी भाषा कि आप कहीं भी उससे काम चला। जब हिंदी की बात करें तो हिंदी ऐसी है कि आप जो उत्तर भारतीय 10 राज्य है उनकी तो प्राथमिक भाषा है, और जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो ऐसे जो राज्य है इनकी जो द्वितीय भाषा है वो हिंदी है। यानी यहाँ पे हिंदी आसानी से बोल और समझ लेते हैं। इसी प्रकार जो 70 या 80% जो लोग हैं भारत के, वो हिंदी आसानी से समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। इसके अलावा भी हिंदी जो है पूरे भारत में समझी जा सकती है। तो इस प्रकार संपूर्ण देश में विचार विमर्श हो सके, कि एक दूसरे की बात समझ सके, जो अंतर प्रादेशिक हो और जिसमें सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता हो। यानी कि जो भारत या किसी भी देश के लोगों की जो भाषा है वो पूरे देश में संपर्क के लिए, विचार विमर्श के लिए माध्यम बन सके, और उस देश के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विचारों को अभिव्यक्त करे। ऐसी भाषा को हम उस देश की राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी है, ये क्या कहते हैं राष्ट्रभाषा के बारे में? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग पूरा राष्ट्र करे, यानी पूरा राष्ट्र जिसे समझ सके और बोल सके, उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। हिंदी के अलावा ऐसी कोई भाषा नहीं है जो पूरा राष्ट्र जिसे समझ सके या बोल सके। सामान्यतः जिस भाषा का प्रयोग संपर्क, यानी एक दूसरे से और अन्य व्यवहार में समस्त राष्ट्र के अधिक से अधिक लोग करते हैं, जिस भाषा को राष्ट्र के अधिक से अधिक लोग लिख, बोल और समझ सकते हैं, और जो भाषा राष्ट्र की आत्मा को सक्षमता से पहचान कर उसे व्यक्ति प्रदान करती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ये देखिए बिल्कुल साधारण सी बात है यहाँ सभी में, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। और जो राष्ट्र की आत्मा को सक्षमता से पहचान कर उसे व्यक्ति प्रदान कर सके, यानी कि जो राष्ट्र है उसकी आत्मा जो है, यानी कि राष्ट्र कैसा है, जो राष्ट्र के भाव है उसके, जो राष्ट्र की पहचान है, उसके रीति रिवाज है, उन सभी चीज़ों को पहचान सके और उनमें अभिव्यक्ति प्रदान कर सके। जैसे मान लीजिए हमारे जो त्यौहार है, होली है, दिवाली है, तो उनमें जो हमारे रीति रिवाज है, उनके जो शब्द है, वो शब्द आपको सिर्फ अपने देश की भाषा में मिल सकते हैं और भाषाओं में नहीं मिल सकते। तो यही ये बात ये कह रहा है कि जो देश में जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, उन सभी चीज़ों को जो है अभिव्यक्ति प्रदान कर सके, उसी भाषा को हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। राष्ट्रभाषा के गुणों में मुख्य रूप से सरलता, सुगमता, स्पष्टता, संचार सुलभता, सर्वग्राह्यता, लोकप्रियता आदि की गणना की जा सकती है। यानी वो सरल हो, सबको समझ में आ सके, सुगम हो, स्पष्ट हो, संचार सुलभ, यानी आसानी से उसमें आप एक दूसरे से संचार कर सके, सर्वग्राह्य, सबको समझ आ सके, और लोकप्रिय हो, मुश्किल ना हो ज़्यादा, ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। ये गुण जो है राष्ट्रभाषा में होने चाहिए। उसमें राजभाषा में समाविष्ट क्लिष्टता, द्रूहता और कानूनी बाध्यता नहीं होती,
क्योंकि अब राजभाषा की जहाँ पर हम बात करते हैं तो राजभाषा में क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल होती है राजभाषा में। राजभाषा में क्या है, क्लिष्टता होती है, थोड़ी मुश्किल होती है राजभाषा। उसमें शब्दावली ऐसी होती है जो सरकारी काम में प्रयोग की जाती है। कभी आपने अगर सरकारी पत्र कोई पढ़ा हो तो आपको पता होगा उसकी भाषा कैसी होती है, जबकि हम जो सामान्य बोलचाल के लिए प्रयोग करते हैं वो भाषा बिल्कुल आसान होती है, जिसे कोई भी समझ सकता है। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र गौरव और राष्ट्रीय एकता के अविभाज्य अंग के रूप में प्रतिष्ठित होती है। यानी जो राष्ट्रभाषा के बारे कह रहे हैं कि जिससे राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है। जैसे मैंने बताया, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी जो है हिंदी जो है राष्ट्रीय चेतना के लिए महत्वपूर्ण भाषा के रूप में उभरी थी। समाचार पत्रों को हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए हिंदी ने काफ़ी योगदान दिया। इसलिए राष्ट्रभाषा केवल देश की ही अपनी कोई भाषा हो सकती है। यानी जैसे ये नहीं है कि आप कोई विदेशी भाषा को वहाँ की राष्ट्रभाषा बना सकते हो। इसके विपरीत राजभाषा वो हो सकती है, लेकिन राष्ट्रभाषा सिर्फ जो उस देश के नागरिकों द्वारा जो बोली और समझी जाती है वही हो सकती है। विदेशी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। विदेशी भाषा किसी राष्ट्र की राजभाषा अथवा सहभाषा अथवा संपर्क भाषा बन सकती है, किंतु वह राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। क्योंकि राजभाषा सिर्फ सरकारी काम के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है और सरकारी काम जो है उसके लिए अन्य भाषा प्रयोग की जा सकती है। लेकिन जो एक आप राष्ट्रभाषा की बात करो तो वो मुख्य रूप से जो देश के ग्रामीण अशिक्षित लोग भी उससे संपर्क की भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए राष्ट्रभाषा उस देश की ही भाषा हो सकती है, विदेशी भाषा नहीं हो सकती। किसी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा उस देश की राज्य भाषा, राजभाषा अथवा संपर्क भाषा भी हो सकती है, जैसे हिंदी। यानी राष्ट्रभाषा तो है, लेकिन इसके अलावा ये राजभाषा भी है। जैसे हरियाणा की लगा हुआ है, आप जो 10 उत्तरी भारतीय राज्य है उसकी राजभाषा हिंदी है, तो ये राजभाषा भी हो सकती है, संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग हो सकती है, तो राष्ट्रभाषा भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि राजभाषा है वही राष्ट्र। अब जैसे मान लीजिए फ्रेंच है, तो फ्रांस की राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों ही फ्रेंच है। इंग्लैंड की जो है दोनों ही राजभाषा और राष्ट्रभाषा इंग्लिश है। तो यही बात ये कह रहा है। अब देखिए, महात्मा गांधी कहते थे, महात्मा गांधी की मैंने डाली इसमें कोटेशन एक राष्ट्रभाषा के बारे में, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। कि राष्ट्रभाषा जो है राष्ट्र की भाषा है जिसे राष्ट्र बोलता है। सिर्फ राजभाषा तो मुख्य रूप से सरकार के द्वारा कई कई बातें होती हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के द्वारा पूरा राष्ट्र बोलता है। राष्ट्र के लोग जो है वो राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं। इस उक्ति द्वारा उन्होंने देश को आह्वान किया, राष्ट्र की भावात्मक एकता के लिए सभी को हिंदी सीखनी चाहिए। कि जो सभी के भावों की एकता हो, इस काम के लिए ज़रूरी है कि सभी हिंदी सीखें। हिंदी इसलिए महत्वपूर्ण है जो सभी सीख सके। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को लेकर संघ की भाषा इस तरह से मिलता है कि जो केंद्र है, संघ है, सभी राज्यों से मिलकर बना हुआ, उसकी भाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख किया गया है संविधान में। हिंदी भाषा के लिए संविधान में राष्ट्रभाषा का प्रयोग कहीं नहीं मिलता, यानी संघ की भाषा के रूप में प्रयोग मिलता है, राष्ट्र की भाषा के रूप में प्रयोग नहीं मिलता। राष्ट्रभाषा का सीधा अर्थ है राष्ट्र की वह भाषा जिसके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं संपर्क किया जा सके। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो आज मैंने पढ़ाया है राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में पढ़ाया है। अब इसके अलावा जो एक अलग क्वेश्चन बनता है वो आप खुद पढ़ोगे, अपने बुक से पढ़ो या इन दोनों के बेस पे आप खुद कर सकते हो तैयार, कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी मैंने आपको राजभाषा पढ़ा दिया क्या है, राष्ट्रभाषा पढ़ा दिया। अब इन दोनों में अंतर है वो आपको खुद करना है, और उसमें भी कोई दिक्कत हो, कोई समझ ना आए कुछ भी, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।